नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तान की तरफ से अभी तक भारत के 5 से 6 फाइटर जेट को मार गिराने का जो क्लेम किया जा रहा था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट को मार गिरा है, जिसमें रफाल, मिग-29 और SU-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे, और बदले में उनका एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा था। अब उनके कितने जेट गिरे थे इस पर हम काफ़ी पहले ही बात कर चुके हैं, और किस तरीके से उनके एयरक्राफ्ट नष्ट हुए इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इन लोगों को जितना भी हम लोग समझाने की कोशिश करें, ये समझने वाले नहीं, ये बड़े ही मंद बुद्धि लोग हैं और ये सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर विश्वास रखते हैं। You guard it. It's kind of a center of gravity. तो इनके साथ बहस करना बेकार की बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अभी तक ये लोग जो क्लेम करते आ रहे थे कि हमने भारत के 6 जहाज मार गिराया था, ये साथ सच हो सकता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट से बात साफ हो चुका है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बात बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान पर हमला किया गया था, तब भारत की तरफ से क्लेवर टैक्टिक को अप्लाई किया गया था। आप सब जानते होंगे कि इस दौरान भारत की तरफ से इजरायली ओरिजिन हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लियर किया गया कि इस दौरान हैरोप के अलावा कुछ और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था, और ये ड्रोन्स इस तरीके से मॉडिफाई किए गए थे कि इनकी रडार क्रॉस सेक्शन इंडियन एयरफोर्स की रफाल, SU-30 MKI और मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट की रडार को मैच कर रहे थे। यानी कि दुश्मन के रडार में ये SU-30 MKI, रफाल या फिर मिग-29 की तरह दिख रहे होंगे। जब ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन का पता लगाने के लिए लक्ष्य और बंसी जैसे ड्रोन को लॉन्च किया गया था, जिनको दुश्मन ने SU-30 MKI और मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट समझ लिया था। और जैसे उनकी एयर डिफेंस सिस्टम का पोजीशन कंफर्म हुआ, तो उसके बाद हैरोप जैसे कैमेगाजी ड्रोन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन से ठीक पहले खास करके DRDO की तरफ से 40 से ज्यादा बंसी और लक्ष्य जैसे ड्रोन में रडार क्रॉस सेक्शन एम्पलीफायर और इंफ्रारेड एनहांसर को फिट किया गया था, जो कि RCS और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों को बढ़ाकर असली कॉम्बैट जेट की तरह दिखाने वाले थे। और ये ड्रोन्स लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं, साथ ही मैन्यूवर भी कर सकते हैं, जो कि आसानी से एयरक्राफ्ट की स्पीड को मैच कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तानी फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम को ये असली एयरक्राफ्ट की तरह दिख रहे होंगे, और इनमें से कुछ को पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से मार गिराया होगा, जिनको वो असली एयरक्राफ्ट समझ रहे हैं। और इसी वजह से अभी तक इनके पास किसी एयरक्राफ्ट को मार गिराने का प्रूफ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब एरिया में भी इस तरीके के ड्रोन के अवशेष पाए गए थे, जिससे साफ है कि भारत की तरफ से इनका इस्तेमाल किया गया था, और एक तरीके से पाकिस्तान को अंधेरे में रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है, जबकि असल मायने में इनमें से आधे से ज्यादा नकली ड्रोन या टारगेट ड्रोन थे, जिनमें से 5 से 6 को मारकर पाकिस्तानी एयरफोर्स असली एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा कर रहा है। साथ ही भारत में जम्मू कश्मीर में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, जिनको पहले SU-30 MKI और मिग-29 होने का संदेह किया जा रहा था, वो खुद पाकिस्तान के JF-17 और मिराज 5 होने की बात पुष्टि हो चुकी है, जिनको अभी तक पाकिस्तान की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। और अभी इनकी फेक एयरक्राफ्ट को मार गिराने की बात सुनकर उनकी पब्लिक और भड़कने वाली। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुअरपंती करता हुआ आपको दिख जाए, तो उसको काउंटर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग बात सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से रिसेंट ईयर में टर्की से बैरक्टर TB2 और अकिनेक जैसे ड्रोन को एक्वायर किया गया था, और इन ड्रोन्स को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुई इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के सो कॉल्ड ड्रोन कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैन बॉयज की तरफ से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान के पास साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन UCV फ्लीट मौजूद है, जो कि अब एक मजाक बन के रह चुका है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने TB2 और अकिनेक जैसे ड्रोन को एक गेम चेंजर के रूप में प्रोजेक्ट किया था, और TB2 की कैपेबिलिटीज में भी 27 घंटे की एंडोरेंस, लेजर गाइडेड मुनिशन और आइसर मिशन की एबिलिटी शामिल था। अकिनेक की बात करें तो ये खेल कैटेगरी का UCV है, जो कि 40,000 फीट की हाइट पर भी ऑपरेट कर सकता है। साथ ही यह भी पेलोड को भी कैरी कर सकता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। 2022 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने लगभग 12 से 18 TB2 और अकिनेक जैसे ड्रोन को सर्विस में शामिल किया था, लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी दिख रही है उसमें ये प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं।
दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत की तरफ से हेरॉन टीपी से लेकर इंडोजेनस सर्वेलेंस ड्रोन का रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में काफी हेवी इन्वॉल्वमेंट देखा गया और एलओसी के करीब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए सभी एयर स्ट्राइक का क्लियर वीडियो फुटेज भी इन्हीं अवीज की मदद से रिकॉर्ड किया गया था, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज किया गया था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई भी वीडियो को शेयर नहीं किया गया। इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ सस्ते कैमेकाजी ड्रोन के अलावा पाकिस्तान की सो कॉल्ड हाईटेक बैरक्टर ड्रोन बैटलफील्ड में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े हैं। पाकिस्तान की यूसीएवी का फ्रंटलाइन से गायब रहना सिर्फ ऑपरेशनल फेल्यूर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी यूसीएवी फ्लीट क्या कर रही है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से डर कर ये हैंगर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगला अपडेट अर्मेनिया और भारत के बीच बन रही डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। अभी पता चला कि भारत की तरफ से अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सेकेंड बैच को डिलीवर किया जाने वाला है और जुलाई 2025 में अर्मेनिया इसको ऑफिशियली रिसीव करने वाला है। पहली बैटरी नवंबर 2024 में उनको डिलीवर किया गया था और ये डिलीवरी $720 मिलियन के डील का एक पार्ट था, जिसको 2022 में 15 आकाश रेजिमेंट के लिए साइन किया गया था। आकाश 1S भारत की इंडिजिनस आकाश सरफेस मिसाइल सिस्टम का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसमें इंपोर्टेड सीकर के बदले इंडियन सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी हार्डकिल कैपेबिलिटी और टारगेटिंग प्रिसिशन काफी बेहतर होता है। ये सिस्टम फाइटर जेट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट को 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी हर बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 3 मिसाइल होते हैं। इसके अलावा इसकी पूरी बैटरी में एक 3D AESA रडार के साथ एक कमांड व्हीकल भी मौजूद होता है। पहला आकाश 1S बैटरी जिसको अर्मेनिया की तरफ से डिप्लॉय किया गया, इसने इनिशियल ट्रायल में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था, जिस वजह से अर्मेनिया का भी इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसी वजह से अभी अर्मेनिया की तरफ से भारत से आकाश NG को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आकाश सैम का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होने वाला और इसका रेंज करीब 70 to 80 किलोमीटर तक होने वाली है। ये सिस्टम 2026 में प्रोडक्शन में आने वाला है, लेकिन अभी से इसका डिमांड काफी बढ़ने लगा है। खास करके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की रिसेंट परफॉर्मेंस को बेस करके इस सीरीज की सभी मिसाइल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अर्मेनियन डिफेंस ऑफिशियल को आकाश NG के फीचर के बारे में एक डिटेल रिव्यू दिया गया था और उन्होंने भी अभी इसे एक्वायर करने के बारे में एक प्रपोजल भारत के पास सबमिट किया। ये स्टेप अर्मेनिया की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां वो रशिया जैसे ट्रेडिशनल सप्लायर से हटकर भारत जैसे नए सप्लायर के साथ डिफेंस टाइज को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 से 2020 के बीच अर्मेनिया के 90% आर्म इंपोर्ट रशिया से हुआ करते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। अगला अपडेट F-55 फाइटर जेट की तरफ से है, जिसके बारे में रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था। 15 मई 2025 को दोहा में स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने F-55 फाइटर जेट का जिक्र किया था। उनका यह कहना था कि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने जा रहा है और F-35 का अपडेटेड वेरिएंट होने वाला है, जिसमें F-35 और F-22 दोनों की खूबियां मौजूद होने वाली। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई स्पीच के मुताबिक इसमें F-135 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन ऐसा करने के लिए इसमें अभी काफी सारे चैलेंजेस सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अगर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को अगर ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म के रूप में मॉडिफाई किया जाता है तो इसकी एयरफ्रेम में काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे इसकी पूरी एरोडायनामिक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और ये सभी डिजाइन चेंज को बाद में रिफाइन करने में काफी सारा समय लग सकता है और इसके अलावा इसको डेवलप करने के लिए भी एडिशनल फंड की जरूरत पड़ने वाली, जिसका असर आगे चल के यूनाइटेड स्टेट की नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के ऊपर पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। तो ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट आया है ये किस हद तक रियलिटी में बदल पाएगा, इसको लेके काफी डाउट किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी एंगल से देखा जाए तो F-55 को एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाया जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक F-55 एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने जा रहा है, जिसमें बोथ F-35 और F-22 की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली। अब स्टेल्थ के मामले में F-22 रैप्टर F-35 से काफ़ी बेहतर है, साथ ही मैन्यूवरेबिलिटी में ये काफ़ी उससे बेहतर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में और मॉडर्न सेंसर के मामले में F-35 बेहतर एयरक्राफ्ट है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट अभी F-35 और F-22 दोनों की खूबियाँ एक ही एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना चाहेगा या इंटीग्रेट करना चाहेगा, तो उसमें बेस के तौर पर F-35 को नहीं बल्कि F-22 को लिया जा सकता है, यानी कि उसकी एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मिनिमल चेंजेस करने के बाद ही डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए उनको एयरफ्रेम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही F-22 का एयरफ्रेम 2 इंजन को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया और सेम टाइम पर इसमें F-35 की मॉडर्न एवियोनिक का इस्तेमाल किया सकेगा, जो कि इसे एक फॉर्मेडेबल एयरक्राफ्ट बना सकता है और ऐसा करने में इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है।
अगला अपडेट हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की तरफ से 10 और 11 मई 2025 को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अपना सब स्केल हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट यानी कि हैप सिस्टम को लगभग 24,000 फीट की एल्टीट्यूड पर दोबारा टेस्ट करने की बात सामने आई है। यह हैप सिस्टम एक सोलर पावर यूएवी का प्रोटोटाइप है जो हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट प्रोग्राम का एक मेजर हिस्सा है। ऐसे यूएवीज को स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 60,000 फीट से 70,000 फीट की हाइट पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया। पिछले साल मई 2024 में भी यही सब स्केल मॉडल को यानी कि हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की मॉडल को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से 26,000 फीट की एल्टीट्यूड में लगातार 27 घंटे तक ऑपरेट किया गया था या टेस्ट किया गया था। और इस दौरान इसमें इंडियन स्टार्टअप कंपनी गैलेक्साई की तरफ से डेवलप किए गए सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड को भी इंटीग्रेट किया गया था। कुल मिलाकर ये फ्लाइट हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की स्टेबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को वैलिडेट कर सकते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का गोल है कि 2027 तक इसकी फुल स्केल मॉडल को डेवलप किया जाएगा, जिसका विंग स्पैन करीब 35 मीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसका वजन 450 केजी तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये फुल स्केल मॉडल 60,000 फीट से ज्यादा हाइट पर ऑपरेट करने की क्षमता रखने वाला है। अभी जिस मॉडल को टेस्ट किया जा रहा था ये ओरिजिनल डिजाइन का एक सब स्केल वेरिएंट है जिसका विंग स्पैन बस 12 मीटर है और वेट करीब 23 केजी के आसपास है। ये यूएवी दिन भर सोलर एनर्जी की मदद से ऑपरेट करने वाले, साथ ही अपनी बैटरी को भी सेम टाइम पर चार्ज करने वाले और रात में बैटरी की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की यूएवी को डेवलप करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इसमें इस्तेमाल होने वाला लाइटवेट मटेरियल होने वाला है। इसके अलावा इसकी कंप्लीट बॉडी पर भी सोलर पैनल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिस वजह से इन प्रॉब्लम के साथ इसकी परफॉर्मेंस को हासिल करना सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से जो सब स्केल प्रोटोटाइप को बनाया गया था ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और 26,000 फीट की एल्टीट्यूड में भी इसे बिना कंट्रोल लॉस के ऑपरेट किया जा सकता है और ये बात अभी प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।